गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 29, वेंसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज की वीडियो हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द जोजिला टनल। भैया, जम्मू एंड कश्मीर में लेह लद्दाख में एक कितनी इंपॉर्टेंट टनल बन रही है। अगर जब ये बनकर तैयार होगी ना तो वहाँ के लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक स्टेटस उनका इंप्रूव हो जाएगा, टूरिज्म वहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। जीएस पेपर 3 में मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है, और 1 में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखेंगे। ठीक है, अगला जो न्यूज करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आउट द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी। उनका कहना है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ होने वाला है इस साल और अगले साल दैट इज गोइंग टू बी इन द डबल डिजिट। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3। ठीक है, अगली जो न्यूज आनी है वो रहा हमारी बैंक रिकैपिटलाइजेशन कैन एड NARCL सक्सेस। मतलब ये बैड बैंक की बात कर रहा है। अभी जो हम लोगों ने बैड बैंक को एस्टेब्लिश किया है, मतलब उसके करने की बात चल रही है, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। क्या सिर्फ बैड बैंक को एस्टेब्लिश करने से समस्या सोल्व हो जाएगी जो हमारा एनपीए है, या फिर कुछ और करने की भी जरूरत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के ऑफिसर ने ऐसा कुछ बोला है, उसके बारे में देखेंगे। अगली जो न्यूज आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। जीएस पेपर 2 में आज के एडिटोरियल सेक्शन से कवर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी डिजिटल चैलेंज, इसको भी आज के हम लोग एडिटोरियल सेक्शन से कवर करेंगे। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में जो आप पढ़ते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल सर्वेंट, है ना, उसके बारे में है ये, तो उसको यहाँ से करने की कोशिश करेंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक रहेगा। तो आज हम लोग 2 एडिटोरियल कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, मेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा हमारा पहले आर्टिकल से, 2 क्वेश्चन रहेंगे हमारे ब्यूरोक्रेसी से। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए हैं, तो आज आप बहुत कुछ लिख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। एक बार थोड़ा सा आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे ये जो है आपका दिस इज योर श्रीनगर, ये देखो श्रीनगर है ना, यहाँ पे आ जाता है आपका लेह, आ जाता है लेह। श्रीनगर को और लेह को जो सड़क जोड़ती है उसके बीच में आपको यहाँ पे पड़ता है जोजिला। ये जोजिला पास है यहाँ पे, दिस इज योर जोजिला पास। तो यहाँ से क्रॉस होके आप जाते हो एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पास इन द वर्ल्ड। इतना ज्यादा नैरो है, वन साइडेड है, बहुत ज्यादा नैरो होता है, खतरनाक होता है, और ये 6 महीने तक तो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल। ये जो द्रास है, द्रास इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो यहां से श्रीनगर से और लेह को जो ये रोड जोड़ता है इसका नाम है NH1, और बीच में आपके यहाँ पर कारगिल भी पड़ता है। और ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है दिस इज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है और स्नोफॉल रहता है, बंद रहता है। अभी अगर आप श्रीनगर से अगर आप लेह जाने लगो तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार यहाँ पे एक पास बना रही है। ये जोजिला जो पास है ना, इसके नीचे से एक टनल निकाल रही है। उस टनल के थ्रू आप जब यहाँ पे जाओगे तो इसके 2-3 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आप हर समय साल भर ट्रैवल कर सकते हो, और ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ना भैया वो 15 मिनट तक का रह जाएगा। मतलब 4 घंटे से सीधा 15 मिनट। इससे क्या होगा, एक तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो साल भर जा सकते हैं, और इन लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी साल भर चल सकती हैं। तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी जब यहाँ पे ये टनल बनाई जाएगी, जिसे कहा जाता है जोजिला टनल। इस टनल के आसपास यहाँ 2 छोटे छोटे गाँव पड़ते हैं, मैत्रिया और बैताल करके कुछ गाँव के नाम हैं, तो उनको ये जोड़ेगा आपस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में लोकेशन वाइज मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है श्रीनगर से, ये देखिए हमारा NH44 है, ये सीधा आपका कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये है हमारी पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक कुछ पार्ट इसका इंडिया में है, कुछ पार्ट इसका चाइना में है। और यहाँ पे आपका पड़ता है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी में हम लोगों ने अभी एक हाईवे बनाया था जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, और यहीं पे आपका पड़ता है गलवान वैली। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको पहले से पता ही हैं। एनीवेज, तो इसकी जो जोजिला टनल बनाई जा रही है 2026 तक बन के तैयार हो जाएगी। इसका सर्वे करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर गडकरी जी, वो वहाँ पे गए थे। 13.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और एशिया की
सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड से ट्रैफिक यहाँ पे जा सकती है, आ सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शनल। तो ये जो छोटे छोटे गांव मैंने आपको बताया, ये तो ज़्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऑल ईयर कनेक्टिविटी होगी, साल भर आप यहाँ पे जा सकते हो बिटवीन लेह एंड श्रीनगर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 11,578 फीट अबव द सी लेवल। सो अगर ये बन जाएगी ना, दिस इज गोइंग टू बी द हाइएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, याद रहेगा, हाईएस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड, जोजिला टनल। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। अगर आपको दूसरे पासेस वगैरह के पढ़ने में है, J&K में कौन कौन से पास मिलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा हमारा जोजिला यहाँ पे, जिसके बारे में बात चल रही है। ये है आपका बनिहाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू को और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है ना, बनिहाल टनल। यहाँ पे जवाहर टनल भी बनी हुई है। आपके यहाँ पे आ जाता है पीर पंजाल। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज होती है, पीर पंजाल, दिस इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालय? दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडल हिमालय, और दिस इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है ठीक ठाक तो आपको पता होगा कि पीर पंजाल जो रेंज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ विच लैंग है ना, रेंज है ना, आउटर, इनर और मिडल। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे जो देख सकते हो, ये हमारा अघिल पास है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका मिंताका पास आ जाता है। ठीक है, तो और ये आपका लानकला आ जाता है, चांगला, इमीसला, है ना, कुछ आपको मैंने वैसे ही फोटो यहाँ पे दी हुई है। जोजिला पास की अगर बात करो तो लोकेटेड इन द्रास, इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली इन द वेस्ट। इसके वेस्ट में कश्मीर वैली पड़ती है। ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ता है, इंडस वैली पड़ती है। थोड़ा सा अगर आप और आगे जाओगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, है ना, देखिए ये है जोजिला पास, इसके वेस्ट में श्रीनगर है, ईस्ट में इसके द्रास है। थोड़ा सा और अगर आगे जाते हो तो यहाँ पे पड़ता है आपका इंडस वैली पड़ता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कुछ कंटेंट आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हो। नेशनल हाईवे 1 जो है इसको वो जोड़ता है। देखिए अभी नेशनल हाईवे की रीनेमिंग चल रही है ना, इंडिया में हम लोग नेशनल हाईवे के नेम चेंज कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाते हो, ईस्ट टू वेस्ट जाते हो, तो इनके नामों में थोड़ा फर्क होता है। अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाते हो तो आपके नाम जो है वो इवन होते हैं। अगर आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाते हो तो यहाँ पे हाईवे के नाम ओड ओड होते हैं, ओड नंबर पे होते हैं। ठीक है, और भी कुछ रूल्स होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये हमारा श्रीनगर है और इधर ये कन्याकुमारी, ये होता है हमारा नेशनल हाईवे 44। उसके अलावा ये श्रीनगर से लेके लेह तक जाते हैं नेशनल हाईवे 1। उसके अलावा हमारा गोल्डन ट्रायंगल भी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर हमारा चारों मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है। उसके बाद हमारा ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर भी आता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी आता है। ठीक है, तो ये तो आपका हाईवे वाला पूरा है, आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं सीधा सीधा। अगली न्यूज़ में क्या कहते हैं भैया, संजीव सान्याल। संजीव सान्याल का मैं फ़ैन हुआ करता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन कॉलेज। इनकी मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी, बहुत शानदार बुक, लैंड ऑफ 5 रिवर्स इनकी एक बुक है, बहुत शानदार। और एक इनकी क्या बुक है, इंडियन रेवोल्यूशन करके कुछ इनकी एक बुक है। उस समय मुझे पता नहीं था इनके बारे में, आई यूज्ड टू थिंक के कोई ये आईएएस ऑफिसर हैं वैसे। खैर अभी तो कुछ चीज़ें बदल गई हैं, मैं इनके बहुत सारे विचारों से थोड़ा सा नहीं मैच खाता है मेरे मेरे विचार, लेकिन आपको भी कुछ बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, इनके अच्छे राइटर हैं। खैर, तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इंडिया अभी जो है एक ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इन्होंने कहा है कि इंडिया वो है डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाला है इस साल और अगले साल, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को कैपिटल स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब वो होता है कि जिससे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। देखिए हमारे पास दो तरह की स्पेंडिंग होती है, एक होती है रिवेन्यू स्पेंडिंग, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग डे टू डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, यानी कि मेंटेनेंस पर्पज के लिए खर्चा करते हैं। कैपिटल का मतलब होता है हम ऐसी चीज़ों पे खर्चा करते हैं जिससे हमारी इनकम होती है। जैसे आप रोड्स बनाते हो, आप पोर्ट्स बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, उससे आपकी इनकम होती है। अगर सरकार को डबल डिजिट में ग्रोथ करनी है तो सरकार को ज़्यादा कैपिटल स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे यहाँ पे टायर 2 सिटीज़ हैं, मतलब छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ पे जो सड़कें हैं ना, उनकी हालत भैया बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे सड़कें बनानी पड़ेंगी। अर्बन एरियाज़ में दिक्कत नहीं है, अर्बन एरियाज में वो चीज़ें ठीक ठाक हैं जो बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। लेकिन छोटी सिटीज़ है ना, अगर यहाँ पे आप रोड्स बनाओगे तो डेफिनेटली आप ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे फास्ट कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप वहाँ पे बढ़ाओगे तो लोग ज़्यादा आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस हो सकती है। देखिए इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है, इन्होंने ये बोली है कि गरीब लोग इसलिए गरीब नहीं है
कि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। गरीब लोग इसलिए भी गरीब हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप टायर 2 सिटीज़ में, टायर 3 सिटीज़ में लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तो वहाँ के लोग भी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो बेस्ट सॉल्यूशन टू पॉवर्टी इज टू क्रिएट एक्सेस टू द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर पॉवर्टी दूर करनी है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस आपको उनको देनी पड़ेगी, और सरकार को सप्लाई साइड रिफॉर्म में काम करना पड़ेगा, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। सप्लाई साइड का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ से सप्लाई होती है। डिमांड वाली प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड तो जनरेट हो सकती है। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है सप्लाई साइड की, मैन्युफैक्चरिंग वाली प्रॉब्लम है। खैर, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है कहाँ से, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, चलो इसके बारे में 2-3 चीज़ें मुझे बताओ। एक तो मुझे बताओ एशियन डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था, एशियन डेवलपमेंट का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो अभी इंडिया ने क्या किया है, बैड बैंक एस्टेब्लिश किया है। वी वेरी वेल नो, इंडिया ने बैंक एस्टेब्लिश किया है। उसमें हम लोगों ने क्या किया है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई है। ये क्या करने वाली है, जो भी बैंकों का एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ये उसको परचेज करेगा। उसको परचेज करने के बाद उसको रिकवर करेगा। उसको रिकवर करने से जो पैसा मिलेगा उसको बैंकों को दे देगा। ये पूरे का एक छोटा सा इसका एक फंक्शनिंग है जो आपको पता है। इंडिया ने ऐसा क्यों किया, इंडिया चाहता है कि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये जो बैड बैंक है ना, ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, पहले भी बैड बैंक को बहुत सारी कंट्रीज में अप्लाई किया गया है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मलेशिया में इसको कहा जाता है दनहारता। ठीक है, कोरिया में इसको कहा जाता है कामको। इसी तरह का स्विट्जरलैंड में भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। तो बैड बैंक का जो आइडिया है ना, इंडिया ने वहां से लिया है। अब अगर वहां पे ये सक्सेसफुल हुआ है तो इंडिया में भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैड बैंक को एस्टेब्लिश करना सक्सेस की गारंटी नहीं है। अगर आपको सक्सेस की गारंटी चाहिए तो आपको बैंकों को रिकैपिटलाइज भी करना पड़ेगा। आप बैंकों को एक्स्ट्रा पैसा दोगे, उनके जो मतलब बैंक्स में आप उनको इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सरकार को बहुत सारा पैसा बैंक्स में पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैड बैंक बनाइए, तो बैड बैंक अपना काम करेगा। तो आपने 2 काम यहां पे करना है, एक तो आपने बैंक से बर्डन उनका ले लेना है थ्रू बैड बैंक, और दूसरा आपने बैंक को पैसा देके उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे सके। तो दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो इनका ये राणा हसन जी हैं, ये एशियन डेवलपमेंट में साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। इनका कहना है कि सिर्फ बैड बैंक से बेनिफिट नहीं होगा, आपको बैड बैंक के साथ साथ अपने जो लोकल बैंक्स हैं उनको भी रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, उनके अंदर भी कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इंडिया ने रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग कोड भी बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म था कंपनीज को लेके। कंपनीज क्योंकि अब इजीली रेजोल्यूशन कर सकती थी, अगर वो बैंकरप्ट हो जाती हैं, इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, तो इजीली उनको सोल्यूशन मिल सकता था। तो इससे दोनों को बेनिफिट होता था, बैंक्स को भी बेनिफिट होता था, कंपनी को भी। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, ये स्क्यूड है, उसके बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं आईबीसी के साथ साथ हम लोगों ने जो रिफॉर्म किया है, बैंकिंग रिफॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों रिफॉर्म अगर हो गए ना, तो इंडिया कुड बी ए वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बस ऐसा इन्होंने कहा है। ये 1-2 सजेशन आप अपने एग्जाम वगैरह में आंसर लिखने के लिए दे सकते हो। ठीक है, अगली बात क्या है, वो बाइडेन ने बोली है। अभी आपको पता है मोदी जी वहां गए थे, तो बाइडेन ने क्या कहा, बाइडेन ने कहा कि इंडिया की प्रेस बिहेव्ड बेटर देन द अमेरिकन प्रेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियाज प्रेस इज बेटर देन द अमेरिकन प्रेस। उन्होंने कहा कि इंडिया के जो मीडिया पर्सन वहां पे गए थे, दे बिहेव्ड इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू अमेरिकन प्रेस पर्सन। लेकिन लोगों ने उनके इस बयान को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, इंडिया की प्रेस की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ है अभी। कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, या को पता होना चाहिए। इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
इन्होंने अभी जो रिलीज किया है 180 कंट्रीज का डेटा रिलीज किया है, जिसमें से इंडिया का रैंक है 142। इट मींस इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है दैट इज वन ऑफ द लीस्ट परफॉर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिनलैंड, नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है, उसके बाद फिनलैंड आता है, उसके बाद डेनमार्क आता है। तो इंडिया की जब परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब है तो बाइडेन इंडिया की तारीफ कैसे कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप यहाँ पे नेपाल का रैंक भी देख सकते हो, श्रीलंका का रैंक देख सकते हो, म्यांमार का। अरे म्यांमार भी इंडिया से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सोचने की बात है। पाकिस्तान तो 145 पे है, चाइना इज 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एवरीबडी नोज के चाइना में फ्रीडम प्रेस को कंप्लीटली वहां पे सरकार कंट्रोल करती है। इस के अंदर जो है 87 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जर्नलिस्ट लोगों को, उसके बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस की कौन बात करता है? एक्चुअली इंडिया में कोई डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल 19 है। कोई ऐसा हमारे यहाँ पे कानून नहीं बना हुआ है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की एकदम डायरेक्टली बात करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में पता होना चाहिए था, इसके बहाने से थोड़ा हम लोगों ने देख लिया है। चलिए, आज के 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं, लिख के आपको जमा कराने हैं। अगर आप नहीं प्रॉपर तरीके से सबमिट कराना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अरे दिन भर यार व्हाट्सएप तो चैट करते ही हो, है ना, तो थोड़ा सा चैट यहाँ पे भी कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला कहता है सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। वेरी गुड, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ नुकसान भी है। इन टाइम्स ऑफ फेक न्यूज एंड द फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें शेयर होती हैं उसको सच मान लेते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। हम उसको रियलाइज ही नहीं करते इसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। डिस्कस हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड, डिस्कस हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। ठीक है, 150 वर्ड में लिखना है। अगला भी इसी के रिगार्डिंग है। एनोनिमिटी इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट। तो जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है ये। इन दिस बैकड्रॉप क्रिटिकली एनालाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय द ब्यूरोक्रेट्स, है ना। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उसके बारे में है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, वो जुडिशरी के रिगार्डिंग है। पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया इज एन अलार्मिंग इशू दैट नीड्स टू बी इमीडिएटली एड्रेस्ड। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड इट एंड सजेस्ट सम मेजर्स। यानी कि इंडिया में जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं लाखों करोड़ों, इसका रीजन क्या है और उसके लिए कुछ सजेशंस आपको देने हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ठीक है, अब करते हैं बात आज के एडिटोरियल की। क्या कहता है एडिटोरियल? ब्यूरोक्रेसी के बारे में। इन्होंने कहा है कि इंडिया में पहले क्या होता था, ब्यूरोक्रेट्स लोग डेस्क पे बैठ के काम करते थे, लेकिन अभी उनकी वर्किंग चेंज हो गई है, फ्रॉम डेस्क टू डिजिटल। आजकल हम सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने के 2 ओपिनियन हैं। एक ओपिनियन ये कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स को सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनोनिमिटी जो है वो ब्यूरोक्रेसी का एक बैकबोन है। अंग्रेजों ने जब ब्यूरोक्रेसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, तब से लेके आज तक एनोनिमिटी शुड बी द बैकबोन और दिस इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। मतलब आपका एनोनिमस रहना है, सरकार के आपका पर्दे के पीछे से काम करना है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, बेसिकली पर्दे के पीछे से काम करते हैं, और शायद यही इनकी स्ट्रेंथ भी रही है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग मानते हैं कि उनको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि भैया समय बदल गया है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेंसी है एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। तो 2 हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो इस आर्टिकल में जो है आपको कुछ प्रोज और कॉन्स यहाँ पे बता रखे हैं। प्रोज की अगर हम लोग बात करें, सोशल मीडिया की वजह से जो है ओपननेस आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है और फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जो कि एक गुड गवर्नेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, ये होना चाहिए। सोशल मीडिया की तरफ से क्या होता है कि जो कॉमन लोग हैं, आम जनता है, मेरे जैसी आपके जैसी, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को अच्छे से एक्सेस कर सकती है। अगर ब्यूरोक्रेट्स के साथ इनकी एक्सेस होती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग की एक्सेस होती है, तो आम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को भी मिलते हैं, है ना। कई बार जो रेलवे वगैरह में लोग फंस जाते हैं तो वो ट्वीट कर देते हैं, तुरंत उसको पर एक्शन ले लिया जाता है। इससे क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में जो गैप था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है। लोग इजिली सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और उनके अंदर अवेयरनेस भी आ गया है ना। पॉजिटिव आउटलुक बनता है इंस्टीट्यूशन की तरफ। कौन सा इंस्टीट्यूशन? ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूं। पहले लोग ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं कुछ और समझते थे, तोप समझते थे, ब्यूरोक्रेसी पता नहीं क्या है, ये है वो है ना। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं थी, और ब्यूरोक्रेट जो हमारे होते थे बिल्कुल राजाओं के जैसे बिहेव करते थे, आम जनता को कुछ समझते ही नहीं थे। तो उस ब्यूरोक्रेसी को लेके हमारी जो आम जनता है उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर था। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। उनको लगता है कि ब्यूरोक्रेट तो हमारे जैसे ही लोग हैं, है ना, ये तो हमारी समस्याएं सुनते हैं,
तो उससे डरते नहीं है वो लोग, अभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये अवेयरनेस फैलाता है लोगों के बीच में, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी जो लोगों को पहले पता ही नहीं चलती थी, कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम आया हुआ है, पॉलिसी आई हुई है, तो ब्यूरोक्रेसी और डिजिटल मीडिया के थ्रू अभी आम जनता को भी उन पॉलिसीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक डिबेट वगैरह अगर आपको करना है, लोगों के अगर विचार आपको जानने हैं, अपने विचार अगर आपको लोगों को बताने हैं, तो पब्लिक डिस्कोर्स भी आप कर सकते हो, लोगों के साथ डायरेक्टली एंगेज हो सकते हो, पॉलिटिकल न्यूट्रल होके भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिबेट और डिस्कशन करने के लिए आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में ही बोलना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप न्यूट्रल भी हो सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हालांकि आजकल थोड़ा इसमें गिरावट आई है, आज के ब्यूरोक्रेट्स भी पॉलिटिकल साइड लेने लगे हैं, और बहुत सारे लोग तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो एक अच्छा ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए एक अच्छे ब्यूरोक्रेट को। ठीक है, अगला क्या कहता है, गवर्नमेंट इन द पब्लिक इज नाउ द न्यू नॉर्मल। देखिए, पहले गवर्नमेंट भी डिजिटल नहीं थी, गवर्नमेंट के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। समय बदलने के साथ साथ जब गवर्नेंस के दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर चेंज आए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी चेंज आना चाहिए। जब दुनिया में फेक न्यूज इतनी ज्यादा फैल रही है, तो ब्यूरोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से उसको भी टैकल इजिली किया जा सकता है। और राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अभी तो सारी मोस्टली चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, तो आप ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रख रहे हो? तो ब्यूरोक्रेसी को भी ट्रांसफर होना चाहिए इन मॉडर्न टाइम्स, ऐसा इसके प्रोज में कुछ कहा गया है। लेकिन कुछ कॉन्स भी हैं इसके, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या क्या ड्रॉबैक है? देखिए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे होते हैं, देखिए अभी रिजल्ट आया यूपीएससी का, है ना, तो एकदम कैसे भोकाल बना के सोशल मीडिया पे रोज फोटो डालते हैं, इधर से उधर वीडियो बनाते हैं, कैसे हमारे जो न्यूली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, है ना, 50 इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे भी कुछ बोलेंगे, वहां पे भी कुछ बोलेंगे, और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जब वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उस समय भी वो सोशल मीडिया पे अपनी एकदम फैंसी टाइप की पिक्चर डालते हैं, अपनी एक्चुअली बेसिकली सेल्फ प्रमोशन करते हैं। दो चार लोगों को उनको हायर किया होता है, वो सोशल मीडिया पे हर तरह उनकी जहां पे भी वो काम करने के लिए जाते हैं, वो अपने साथ कैमरा लेके जाते हैं, हर चीज वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, एक सेल्फ प्रमोशन होता है। और सेल्फ प्रमोशन इज नॉट अ गुड थिंग। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसे कहता है रॉन्ग नोशन इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छी इमेज बनाई जाती है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, लेकिन पर्दे के पीछे वो करप्शन करते हैं। ऐसा रिसेंटली कुछ केस भी हुआ था यूपी में, अगर आपको पता हो तो, है ना। सोशल मीडिया, वो मैडम थी कोई बहुत फेमस थी, नाम पता नहीं कौन सी, लता नाम था उनका। सोशल मीडिया पे बहुत सारे करोड़ों फैन थे उनके, लेकिन उनके जो घर पे जब रेड पड़ी तो करोड़ों रुपए का जो है वो ब्लैक मनी उनसे मिला। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खराब होती हैं अगर इस तरह से आप यूज़ करते हो, है ना। और सोशल मीडिया के थ्रू अकाउंटेबिलिटी होती है, लोग ब्यूरोक्रेट्स को क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी देखने लगते हैं, अजीबोगरीब उनसे आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को ये समझना चाहिए कि दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर पीपल थ्रू सोशल मीडिया। अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है प्रॉपर आप सिटीजन सेंट्रिक आपको होना चाहिए। और ये कई कई लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया का यूज करना अनएथिकल है। सपोज करिए आप ऑफिस आवर्स में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, लंबी चौड़ी अच्छी खासी, लेकिन उसी समय में आपके ऑफिस के बाहर कई लोगों ने लाइन लगा रखी है और उनको आप सर्विस डिलीवर नहीं कर रहे हो। दिस इज अनएथिकल। आपके ऑफिस के बाहर कई लोग आए हुए हैं जिनको आपकी जरूरत है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बिजी हो। तो ऑफिस आवर्स के अंदर सोशल मीडिया का यूज करना समटाइम्स इट इज ऑल्सो अनएथिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही तो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर बातें की गई हैं। ब्यूरोक्रेट को सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उसको सर्विस डिलीवरी के लिए करना चाहिए, अपनी खुद की प्रमोशन के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे समटाइम्स दे बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी, बट दे आर नॉट अ सेलिब्रिटी, दे आर जस्ट अ सर्वेंट ऑफ पब्लिक, है ना, पब्लिक सर्वेंट है, उसी तरह से उनको बिहेव करना चाहिए। तो ये था पूरा इसके अंदर, अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और इसका आंसर भी आप लिख सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अगला क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ टू ग्रीस द व्हील ऑफ द जस्टिस। भैया जस्टिस को हम लोग कैसे ग्रीस करें? देखिए, ग्रीस करने से क्या होता है, देखिए ग्रीस द व्हील मतलब जब आप अपनी मशीन के जो पहिए होते हैं, टायर होते हैं, उसके अंदर जब ग्रीस देते हो तो अच्छे से काम करने लगता है, और जब आप उसको ग्रीस नहीं करते तो टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो हमारे जो एनवी रमन्ना जी हैं, हमारे चीफ जस्टिस है, इन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो कोर्ट सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जो काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल है। दैट इज वाई वी नीड टू मेक आवर जुडिशियल सिस्टम मोर इंडियनाइज। इंडियन जरूरतों को समझने की जरूरत है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसकी प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो है, जिससे आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल पाता है। अगर आम आदमी को जस्टिस चाहिए, प्रॉपर
आपको जुडिशियल, अगर आपको चाहिए न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो उस कोर्ट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छा बयान है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ हो रहा है। ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि इंडिया में 40% केस 3 साल तक लटकते रहते हैं और 3 साल के बाद उन पर सुनवाई शुरू होती है। और यही अगर आप स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्री में देखो तो सिर्फ 1% है। मतलब 99% केस वहां पे सुनवाई और बयान वगैरह सब जो है 3 साल के अंदर हो जाता है। लेकिन इंडिया में 40% केस जो है वो 3 साल तक खिंचते रहते हैं और 3 साल के बाद शुरुआत होती है, जो जो कि क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में कितनी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस की वजह से क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, ब्राइबरी बढ़ती है ना। तो ये यहां पे समस्या, और क्राइम बढ़ता है। क्राइम, ब्राइबरी और करप्शन इसकी वजह से बढ़ता है, जिससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन होते हैं, गरीब लोग और मार्जिनाइज्ड लोग। तो ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, बनाया किसके लिए गया है, आम जनता के लिए बनाया गया है। बेनिफिट किसको होता है, आम जनता को तो होता ही नहीं है। अगर जुडिशियल सिस्टम के अंदर इतने सारे लूप होल्स हैं, जो बड़े आदमी हैं वो उसको ट्वीक कर सकते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स को हायर कर सकते हैं और उनको जस्टिस डिलीवरी मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को कभी भी जस्टिस डिलीवरी नहीं मिल पाता है। ऐसी इंडिया में प्रॉब्लम है। देखिए कितना शॉकिंग फैक्ट है, इंडिया में 70% जो प्रिजनर्स हैं वो अभी अंडर ट्रायल हैं, मतलब उनके ऊपर केस चलना शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन बेचारे कई कई साल से जेल में बंद हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखो, इस पिक्चर को देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया में 2006 में लगभग 292 लाख, मतलब लगभग 3 करोड़ के लगभग केस पेंडिंग थे, और जुलाई 2021 में लगभग 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है हमारे जुडिशरी के अंदर। इतनी सारी पेंडेंसी है भैया, तो ये आप इनको कैसे सोल्व करोगे, व्हाट आर द मेजर्स दैट यू नीड टू टेक टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ हाई पेंडेंसी। ये आपके एग्जाम के लिए बनाया यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। क्या कहता है, सबसे पहले तो कहता है कि आपको वैकेंसी को फुलफिल करने की जरूरत है। इंडिया में वैकेंसी, जो जजेस की वैकेंसी है उसको फुलफिल करने की जरूरत है। और वैकेंसी कौन फुलफिल कर सकता है, सरकार तो नहीं कर सकती है। वैकेंसी को फुलफिल किया जाता है जजेस के द्वारा, क्योंकि जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जो जजेस को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी होती है, वहां के हाई कोर्ट्स की होती है और वहां के स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है, थ्रू कोलेजियम सिस्टम। तो अगर हमारे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर वैकेंसी हैं, अगर वहां पे जजेस की कमी है, तो इसके लिए कौन अकाउंटेबल है, इसके लिए जो है जुडिशरी ही अकाउंटेबल है। आप सरकार को के ऊपर दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जजेस की अपॉइंटमेंट में सरकार का बहुत मिनिमम रोल होता है, तो जजेस को भी आपको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछे सीजीआई से, आप हाई कोर्ट के जजेस से क्वेश्चन पूछे कि भैया अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो। अब कई बार ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर आप नए लोगों को अपॉइंट करोगे, तो अगर पूरी वैकेंसी भर दोगे तो इंडिया में 5000 नए कोर्ट रूम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप डबल शिफ्ट में काम कर सकते हो। डबल शिफ्ट में अगर आप काम करोगे, आपको नए कोर्ट रूम बनाने की भी जरूरत नहीं है, तब तक आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा, तब तक नए कोर्ट को कंस्ट्रक्ट कीजिए, है ना। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज भी हमारा जुडिशियल सिस्टम जो 50 साल पहले चलता था उसी बेसिस पे काम कर रहा है। आज भी वो कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत मिनिमम यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जस्टिस डिलीवरी डिले हो जाता है। सरकार ने 2005 में 2006 में एक ई गवर्नेंस कमेटी बनाई थी और उसने कहा था कि इंडिया में जो है कंप्यूटर एल्गोरिदम का यूज करना चाहिए, कि कौन से केस की सुनवाई पहले हो, कौन से की बाद में हो, कौन सा केस किसको अलॉट किया जाएगा, अर्जेंटमेंट वगैरह, ये सब एल्गोरिदम डिसाइड करे, जज डिसाइड ना करे। क्योंकि जो जज होता है और जज का जो रजिस्ट्रार होता है वो कई बार क्या करते हैं, वो रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, खासकर रजिस्ट्रार लोग। आप जज को सिर्फ 5% का पावर दीजिए ओवरराइड करने का, बाकी सारी चीजें आप एल्गोरिदम को डिसाइड करने दीजिए। एक तो एल्गोरिदम के पास जब सारा डेटा होगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, फास्ट तरीके से काम करेगा, और वो किसी तरह के किसी को फेवर भी नहीं करेगा। तो सारे का काम भाई कंप्यूटर को करने दो। जज का काम है कि आप उसके एविडेंस को देखो और जस्टिस सुनाइए, आप वर्डिक्ट सुनाइए। जज का काम ये नहीं है कि कौन सा केस पहले सुनेंगे, कौन सा केस बाद में सुनेंगे, बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये सारा का सारा काम कंप्यूटर को दीजिए, करप्शन भी इससे कम होगा। दूसरी चीजें, ई फाइलिंग। ई फाइलिंग आप कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ई फाइलिंग कर सकते हो। आपको जो अपने केस की फीस देनी है वो भी आप ऑनलाइन दीजिए,
इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, जो पेटिशन आपको फाइल करनी है वो भी आप ऑनलाइन दीजिए, जो एफिडेविट आपको देने हैं वो भी आप ऑनलाइन दीजिए विदाउट एनी लॉयर एंड लिटिगेंट्स। अब आम आदमी तो ये नहीं कर सकता। आम आदमी बेचारा क्या करता है, लॉयर के पास जाता है, लॉयर उससे बहुत हैवी फीस चार्ज करता है, उसके बाद उसका एफिडेविट और पिटीशन डालता है। अगर यही सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो आपके जैसे मेरे जैसे लोग, आम जनता भी इजीली जस्टिस को एक्सेस कर सकती है। तो आप तो एक सरकार को यह काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, वर्चुअल हियरिंग। फिजिकल फॉर्म की बजाय वर्चुअल हियरिंग आप कर सकते हो। आप जूम ऐप के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्चुअल हियरिंग आपको करना चाहिए। कोविड-19 के टाइम में इसको अप्लाई किया गया था, लेकिन जितना ज्यादा अप्लाई किया जाना चाहिए था उतना अप्लाई नहीं हुआ है। देखिए, जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोगों को पुराने सिस्टम पे जाना चाहिए? नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कंटिन्यू रहना चाहिए। वर्चुअल हियरिंग भी आपको करना चाहिए, तो जूम ऐप वगैरह के थ्रू। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो स्मॉल टाउन्स में जो लॉयर्स रहते हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज उनको दिल्ली आना पड़ता है, बड़े बड़े सिटीज में जाना पड़ता है ना। एक तो उनको एक्सेस मिलेगा, दूसरा इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी। जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कॉस्ट आपको लगता है वो, अब आप ये सपोज कीजिए, मान लो कन्याकुमारी से किसी के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको सुनवाई के लिए बेचारे को दिल्ली आना पड़ता है। अगर आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हो तो वो घर पे बैठ के वहीं अपने माहौल में बैठ के ही हियरिंग कर सकता है, तो उसका समय भी बचेगा, उसका टाइम भी बचेगा और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी फास्ट हो सकता है। ठीक है, इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे बेनिफिट देने के लिए आपको किसी भी कानून में चेंज नहीं करना है, आपको पार्लियामेंट में कोई लॉ पास नहीं करना है। ये सारी की सारी चीजें जजेस के सिर्फ एक डिसीजन से हो सकती हैं। तो बड़ा इजी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जो कि करना चाहिए अगर इंडिया में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अच्छा इंप्रूव करना है। अगर आपने ये सारी चीजें कर दी ना, तो इंडिया का जस्टिस सिस्टम कुड बी अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का हब बन सकता है, और फंडामेंटल राइट को भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं अगर ये सारी की सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, तो एक तो आपको वैकेंसी फुलफिल करनी है, एक आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम का यूज करना है, एक आपको ई फाइलिंग करनी है। तो ये 3 रिकमेंडेशन यहाँ पे बता रखी हैं अगर आपको इंडिया का जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करना है तो। अच्छा है, बढ़िया है, मजा आया इसको आर्टिकल को करने में, और क्योंकि आपके एग्जाम से सीधा रिलेट करता है। पास्ट में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल्स हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।